नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे डीपीएसपी की। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है डीपीएसपी, जो भाग 4 के तहत संविधान में ये सम्मिलित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने मूल अधिकार की एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप ज़रूर देख लें। उसे देखने के बाद आप इसे देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना। अगर वो जो एस्पायरेंट जो यूपीएससी की बात करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों को मिलाकर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैं आज बताऊंगा ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। डीपीएसपी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति के निदेशक तत्व में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है कि हमें तो मूल अधिकार मिल गया भाग 3 में, लेकिन यदि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, सरकार हमारे लिए क्या क्या करेगी कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा। हमारा जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो राज्य यानी कि हमारा देश, हमारा स्टेट, हमारा भारत देश क्या क्या हमारे लिए करेगा, आम जनता के लिए क्या क्या करेगा, वो होता है ना शुड बी में, मतलब कि करना चाहिए। सरकार को एक व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, यही हम राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। राज्य मतलब क्या है, यहां एक बात समझ लीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। स्टेट यहां देश से संबंधित है। यहां स्टेट का मतलब होता है देश, पूरा भारत। तो भारत यानी कि राज्य के क्या पॉलिसीज होंगे और उनके क्या फैक्टर्स होंगे जिससे कि एक व्यक्ति का जीवन बढ़ सकता है, स्तर ऊंचा हो सकता है। देखिए, हमारे संविधान में प्रस्तावना में यह बात कही गई है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में यह बात कही गई है कि भारत के नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होनी चाहिए। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इनका न्याय होना चाहिए, है ना। हमारे संविधान में न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए? तो जितने भी लोग हैं हमारे देश में, उनके लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये व्यवस्था अगर ठीक हो, इनका उचित प्रावधान ये प्रस्ताव में जिक्र है। तो इसके लिए ही ये जिक्र प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना के इसी बात को भलीभूत या सही साबित करने के लिए सरकार को लोगों के हितों में, लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए, बढ़िया करने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व को लाना जरूरी है। समय समय पर सरकार या संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन करके और ऐसे प्रावधान लाते हैं जो हमारे लोक कल्याण के लिए बेहतर होता है। आर्थिक लोक नियोजन की स्थापना, यानी कि डीपीएसपी क्या करेगा, आर्थिक लोक नियोजन। देखिए जी, किसी भी देश के व्यवस्था को अगर बेहतर और सुदृढ़ करना है, पूरे विश्व की तुलना में तुलनात्मक रूप से आप कदम से कदम आगे मिलाकर चलना चाहते हैं, तो आपके देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है तो आप दूसरे देशों से कंपेयर नहीं कर सकते। आपके देशों में आपके लोगों का जीवन स्तर नीचे हो जाएगा, वो बढ़िया से उनका विकास नहीं हो पाएगा। अगर आपका आर्थिक स्थिति खराब है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, देख लीजिए। आपके जो, एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपका जो जीवन शैली है उसका जो लेवल है वो गिर जाएगा, है ना। जब आप अपने जीवन जीने के लेवल को ही नीचे कर लेंगे तो आप कैसे विकास करेंगे। आपका जो भौतिक विकास है वो रुक जाएगा। भौतिक विकास मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। फिर उसके बाद नैतिक विकास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग तो दूसरे चीजों में उलझ जाएगा। ठीक है, इसलिए आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य के नीति निदेशक तत्व की मूल बात है कि इसको आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और भीमराव अंबेडकर ने कहा भी था क्या, कि आर्थिक लोकतंत्र निर्धारित होना चाहिए वैसा ही जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र के बिना आर्थिक लोकतंत्र असंभव है, और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र असंभव है। तो दोनों को बराबर रूप से सरकार को ये व्यवस्था करनी है।
चलिए अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना यानी कि डीपीएसपी को लेकर संविधान में क्या उपबंध है। आइए दोस्तों, संवैधानिक उपबंध क्या है। सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी की बात कही गई है हमारे संविधान के भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी की बात कही गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कितना से कितना तक? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार में हमने अध्ययन किया था। डीपीएसपी भाग 4 है जो 36 से 51 तक व्यवस्था करता है। कहां से लिया गया था? हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक के तत्व हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, डीपीएसपी हैं, वो किस देश के संविधान से उद्धृत है या लिया गया है हमारे देश में? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है मित्रों? आयरलैंड से। और आपको मैं बता दूं, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से लिया गया है हर एक एग्जाम में पूछ देता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, एसएससी जीडी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, हर एक एग्जाम में, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में लगातार मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान का ये प्रावधान कहां से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। एक मैं बात बता दूं, संविधान सभा जब गठित हुई थी उस वक्त संविधान सभा के जो सलाहकार थे उनका नाम था बीएन राव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आप ध्यान रखिएगा और इसे याद रखिएगा कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे, है ना, संविधान सभा के जो सलाहकार थे उनका नाम है बीएन राव। और बीएन राव ने कहा कि भाई अधिकार 2 तरह से हो सकते हैं। कौन कौन? एक ऐसे अधिकार जो जनता को ऐसे अधिकार दिए जाएं जो एक न्यायालय द्वारा प्रवर्तित हो, और एक जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं हो। यानी कि न्यायालय में आप उसका याचिका दायर करते हैं तो न्यायालय उसे परिवर्तन कर सकता है या उसे परिवर्तन नहीं कर सकता है। 2 ही तरह के अधिकार हैं, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भाग 3 में जितने भी प्रावधान है, आपको खूब मालूम है, आप भली भांति जानते हैं कि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है। और मूल अधिकार जितने भी हैं वो क्या है? प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब बदले जा सकते हैं, और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, भाग 4। अब आइए कुछ इसके महत्व को देख लेते हैं कि डीपीएसपी के क्या महत्व हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, हमारे देश में लोक कल्याणकारी का मतलब क्या है? जनता के हित में, जनता के विषय में सोचकर कोई ऐसा प्रावधान करना, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एक ऐसा देश बनाना है जिसमें लोगों के कल्याण के बारे में भारत सरकार सोचे। हमारे देश के जो महामहिम लोग हैं, बड़े कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो एक लोक कल्याणकारी देश की स्थापना करें। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, हमारे देश में लोकतंत्र हो लेकिन कैसा? आर्थिक, यानी कि किसी तरह का भेदभाव आर्थिक स्थिति को लेकर, मतलब पैसे को लेकर अगर कोई प्रावधान है, कोई योजना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान योजना बनाना है। किसको? भारत सरकार को। तो ये कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र का सीधा सा परिभाषा मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब जब, इस बात पे ध्यान से सुनिएगा, जब जब सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग मतांध होंगे तो आम जनता उनके गले में हाथ लगाकर सत्ता से शून्य कर देगी। यही लोकतंत्र का असली पावर है। लोकतंत्र में तो आइए, ये हो गया आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। अब बात कर लेते हैं संविधान का। पूरे संविधान का दर्शन निहित है डीपीएसपी में। डीपीएसपी का सीधा सा अर्थ है, पूरे संविधान का जो निचोड़ है ना, कि एक ऐसा देश का निर्माण करना है जिसमें लोगों के बारे में, लोगों के लिए सब चीज हो, है ना। एक ऐसा देश बनना चाहिए जिसमें लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। कुछ विद्वानों के मत हैं डीपीएसपी को लेकर। कुछ विद्वान कहते हैं, क्या कहते हैं डीपीएसपी को लेकर? तो सबसे पहले ये बात देख लीजिए ध्यान से, आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हुए, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है। नेहरू जी कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के बिना आर्थिक बेकार है। मतलब कहने का मतलब कि आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए, ये अंबेडकर कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व है सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति।
सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति देखिए यहां क्रांति का मतलब ना बदलाव से है, और ऐसा बदलाव कि जिसमें सभी लोग समान हों, है ना। अचानक एक ऐसा बदलाव, एक बदलाव में एक ऐसी क्रांति आ जाए जिससे लोगों की सारी उद्देश्य की पूर्ति की जा सके, कल्याणकारी नियम बनाए जा सकें, ऐसी योजनाएं बनाई जा सकें जिसमें जनता के हित निहित हो। तो निदेशक तत्व का मतलब सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति। बीएन राव ने क्या कहा था डीपीएसपी को लेकर? बीएन राव जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे, डीपीएसपी के बारे में कहा कि प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। कोई भी प्राधिकारी है उसके लिए शैक्षिक महत्व है क्या? डीपीएसपी। ये कथन याद रखिएगा, पिछले बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था और बीपीएससी में भी पूछा गया है। मेरे ख्याल से 2017 में डीपीएसपी प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। कौन कहा था? बीएन राव ने। अब आइए आर्टिकल 36 से 51 तक की बात कर लेते हैं। यानी कि आपको खूब मालूम है, हमने अभी अभी बताया कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की बात है। हम सारे आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 36 कहता है कि एक राज्य की स्थापना, या राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा मतलब आपके देश की परिभाषा क्या है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा की बात कही गई है। आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में क्या कही गई है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी ये बात ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी बीपीएससी में पूछा गया था कि क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी में तो पूछा गया था। आईएएस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं। आईएएस 2020 आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, पॉलिटी सेक्शन में। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा पूछा जाता है? क्योंकि नीति निदेशक तत्व भी जनता के हित के बारे में है और मूल अधिकार भी जनता के हित के बारे में है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और डीपीएसपी और मूल अधिकार दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, सिमिलरिटीज ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और जो बारीकी से पढ़ता है तीर वही चलाता है अर्जुन की तरह। और किसी भी विद्यार्थियों को ना अर्जुन की तरह बनना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी अर्जुन की तरह बनना चाहिए। दुनिया में कुछ ना दिखे, अपना टारगेट दिखे, जैसे उसे चिड़िया की आंख दिखाई देती है। और शिकार शेर की तरह करना चाहिए। एक बार ही करेंगे, शिकार हाथ में पकड़ के दिखाएंगे, दोबारा नहीं। एक बार हमला करो कि चाहे जितना भी बड़ा शिकार हो पंजे में लपेटे जाए, ऐसे शिकार करना चाहिए शेर की तरह। चलिए अब बात कर लेते हैं संविधान 38 की, ठीक है, 38 की बात कर लेते हैं। ये 38 आपको मैं बता दूं, जो संविधान 38 है ना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, आय प्रतिष्ठा सुविधा अवसरों की समानता, यानी कि आय की प्रतिष्ठा। आय की प्रतिष्ठा का मतलब है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके काम के योग्य आपका श्रम मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, आपके अवसर को लेकर कोई उसमें विवाद ना हो, अवसर की समता होनी चाहिए। ये जो दोनों है आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये बार बार पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा जाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कौन? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ऐसा कौन बनाएगा? देश, यानी कि हमारा राज्य ये प्रावधान करेगा कि सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्या है? ये जो आप देख लीजिए, यहां मैंने गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, यहां उदारवादी, ये क्या है? ये विचार है। वादी का मतलब विचार है। गांधी जी ने अपना क्या क्या विचार प्रकट किए थे हमारे देश को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए, वो इसमें है। तो मैंने उसका जिक्र कर दिया है इसमें। मैं बताऊंगा कि गांधी के कौन से विचार थे जो इस अनुच्छेद में मिल रहे हैं। तो जैसे यह ना सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं को के अवसर की समानता, ये उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। यानी कि समाज में सभी लोगों की बराबर अवसर मिलनी चाहिए। इस विचारधारा को समाजवादी विचारधारा कहते हैं। और कई बार पीसीएस में पूछा गया है, यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी में, कि ये व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है, किस विचारधारा की? तो सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था डीपीएससी में अनुच्छेद कौन सा है? 38(1) और 38(2). समाजवादी विचारधारा का अनुच्छेद डीपीएसपी में कौन सा है? 38(1) और 38(2). 39 का देखिए, ये भी क्या है? ये भी है समाजवादी विचारधारा का। समाजवादी विचार क्या कहता है देख लीजिए। कह रहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन,
यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन होने चाहिए। यह भी क्या है? समाजवादी विचारधारा। 39 के ख क्या कह रहा है? भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। जो भी भौतिक संसाधन है उनका एक उचित वितरण होना चाहिए, बराबर वितरण होना चाहिए। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। उत्पादन क्या होता है? जो भी सामान बनाए जा रहे हैं उनका क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक जगह कोई सामान इकट्ठा ना हो, बराबर बराबर बांटा जाए, हर एक जगहों पे जाए और हर एक लोगों तक पहुंचे। तो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। स्त्री पुरुष समान कार्य समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हो। डीपीएसपी कहता है, डीपीएस के 39 घ, ध्यान से सुनिएगा, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी महिला दिवस है, परीक्षा के लिए बेहतर है कि इसे ध्यान रखिए, महिलाओं से संबंधित है। मतलब होता क्या है ना, अमूमन कि कंपनी में जिस कार्य को पुरुष कर रहा है उसके लिए वेतन ज्यादा है, उसी कार्य को स्त्री कर रही है तो उसका वेतन कम। तो इन्हीं दोनों के वेतनों में, अगर पुरुष कर रहा है वही काम, स्त्री कर रही है वही काम, तो वेतनों में फर्क नहीं होना चाहिए। एक ऐसा प्रावधान बनना चाहिए हमारे देश में कि पुरुष और स्त्री दोनों क्या हो, दोनों के काम और दोनों के वेतन समान हो। स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान डीपीएसपी करता है। सुन लीजिए 39 घ में, एकदम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंग क्या कहता है? 39 अंग, स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य और उनके बच्चों को, उनके बच्चे की जो मासूमियत है, कोमलता है, बच्चों का ऐसा ना हो कि गरीबी के कारण बच्चों का दुरुपयोग हो जाए, है ना। उम्र से पहले बच्चा मैच्योर हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि समाज के गाल पे जोरदार तमाचा है। आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी, उसमें जो बच्चा है ना वो बुजुर्गों की भांति करता है, यानी कि उम्र से पहले परिपक्वता का हो जाना हमारे समाज के गाल पे जोरदार तमाचा है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की बच्चे की बचपना छीन ली जाए। ऐसा हमारा नीति निदेशक तत्व व्यवस्था करता है कि आप बच्चों के लिए भी एक ऐसा व्यवस्था करें कि उसके साथ उसका दुरुपयोग ना हो, उसके उम्र का दुरुपयोग ना हो। चलिए च क्या कहता है? बच्चों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण। बच्चों को स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्रता न विकास का सूचक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विकास हो तो आप अपने बच्चे को एक स्वतंत्र वातावरण में रखिए। उसके मानसिक विकास और भौतिक विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है कि उसे आप क्या करें? बिल्कुल एक स्वच्छ और गरिमापूर्ण यानी कि इज्जत प्रतिष्ठा से उसके एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिससे कि उसका मानसिक विकास हो सके। 39 का में क्या है? ये 39 के भाग थे, 1 2 3 4 6 भाग हैं इसके। अब देखिए 39 का में समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर 39 का डीपीएसपी के 39 का में है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। क्या करना? समान अवसर के आधार पर न्याय देना। निःशुल्क कानूनी न्याय देना, मतलब ऐसा व्यवस्था किया गया है 39 का में कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था करना, यानी कि बिना पैसे लिए कानूनी सहायता करवाना, ये हमारा डीपीएसपी करता है। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया कानून है कि अगर जिसको ज़रूरत है और कानून में किसी संकट में पड़ता है तो कानून मुफ्त में उसका क्या करे? साथ दे, है ना। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था। 40 क्या कहता है? देख लीजिए, सुन लीजिए, हमारे डीपीएसपी के अनुच्छेद, डीपीएसपी में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 गांधी जी के विचारधारा से मैच करता है। क्या कहता है 40? कि ग्राम पंचायत की क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के संगठन, ग्राम पंचायत होना चाहिए राज्य में। ग्राम पंचायत क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्वतंत्र शक्ति उनको भी मिले कि अपने स्थानीय जगहों को वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, बेहतर तरीके से विकसित कर सके। ठीक है, यानी कि विकेंद्रीकरण हो, शक्तियों का बंटवारा हो। तो पंचायत, ग्राम पंचायत 40, और ये गांधीवादी विचारधारा का है। सुन लीजिए, भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा के हैं। गांधी जी के विचार से मिलता है। कहता है कि ग्राम पंचायत का संगठन होना चाहिए। 41 क्या कहता है? 41 समाजवादी से है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि कुछ दशाओं में बुढ़ापे और बेरोजगार जो भी लोग हैं, बुढ़ापे में या बेरोजगार लोग हैं, उनको क्या करना है? सहायता प्रदान करना है। ये करता है 41। और 41
अब जब जान लीजिए, जब हमारे समाज में प्रत्येक बूढ़े को या प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को अगर सहायता की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को सहायता देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा है और वो खाने के लिए दिक्कतें हैं, उनको किसी तरह की दिक्कतें हैं, तो ऐसा देश हमारा, ऐसा राज्य हमारा व्यवस्था करे कि उनको मतलब जीवन उनका ठीक से बीते। ठीक है, तो ये 41 समाजवादी विचारधारा का है। अब 42 देख लीजिए, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता। मातृत्व सुरक्षा मतलब कोई भी माँ हो, अगर उसको कुछ सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए सुरक्षा देना जरूरी है। ये 42 है, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता। 43 क्या है? 43 गांधीवाद विचारधारा का है। सुन लीजिए, 43 जो है, अनुच्छेद 43, वो कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी कुटीर में जो कुटीर उद्योग कर रहा है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, तो कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना ये कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का क्या मानना था? देखिए, गांधी जी और नेहरू जी का यही विचार अलग था। गांधी जी कहते थे कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए, देश के अंदर रहकर अपने देश के लिए छोटे छोटे व्यापार करेंगे, जैसे कुटीर उद्योग करेंगे, लघु उद्योग पे विश्वास करते थे। लेकिन नेहरू जी क्या करते थे? नेहरू जी बड़े उद्योगों पे विश्वास करते थे। गांधी जी और नेहरू जी के यही विचार बिल्कुल अलग थे, है ना। बड़े बड़े काम को करना, बड़े बड़े इंडस्ट्री को बैठाना, बड़े बड़े कंपनी को लाना, है ना, बड़ा बड़ा ये इंडस्ट्रीज या कारखाने को बैठाना नेहरू जी के सपना था। लेकिन कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के समर्थन में थे गांधी जी हमेशा से। उनका मानना था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना लघु उद्योग या कुटीर उद्योग में रहेगा, स्वयं करेगा, तो उसके कला और हस्तकला, भारतीय सभ्यता और संस्कृति बची रहेगी, बनी रहेगी, और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने खाने के लिए व्यवस्था तो हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, 43 कर्मचारियों को निर्वाह और मजदूरी और कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना, ये हमारा अनुच्छेद 43 करता है डीपीएसपी के। 43 का ये भी गांधी जी के विचार से मिलता जुलता है। उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, जो भी उद्योग है उनमें प्रत्येक मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा राज्य को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। और ये ना संशोधन के हिसाब से डाला गया है, क्योंकि 43 का है 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बताया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 43 ख क्या है? सहकारी समितियों का उन्नयन। जो भी सहकारी समिति है, यानी कि सरकार अगर पूरी तरह से अपने कार्य में सक्षम नहीं है तो एक सहकारी समिति बनाती है, जिससे कि सरकार के कार्य में मदद मिल सके। तो सरकार अपने मदद के लिए सहकारी समिति जो बनाती है उनका उन्नयन करना। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में 97वें संविधान संशोधन 2011 में 43 ख डाला गया, सहकारी समितियों का उन्नयन। 44 नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास। नागरिक संहिता मतलब नागरिक समान संहिता होता है ना, समान संहिता लागू करने के प्रयास। 44 नागरिक संहिता, ध्यान से सुनिए, नागरिक संहिता किस में है? 44 में है। और 44 क्या है? उदारवादी विचार का है 44 नागरिक संहिता। 45 क्या है? 45 भी उदारवादी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 45। डीपीएसपी के 45 अनुच्छेद ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा और उसका देखभाल करना, ये 45(6) में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। 86वां संविधान संशोधन, हमारे भारतीय संविधान संशोधन 86वां संशोधन जो हुआ 2002 में हुआ था, और 2002 में प्रावधान आया कि जो 6 वर्ष से छोटे कम उम्र के बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए एक ऐसा प्रावधान हो कि उनको कोई दिक्कत या परेशानी न हो। ये हमारे डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में वर्णित है। 46 फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अनुच्छेद 46 गांधीवादी विचारधारा को प्रेरित करता है या इंडिकेट करता है या सूचित करता है। क्या? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अन्य दुर्बल और वर्गों को शिक्षा और अर्थ में, माने उनके हितों के बारे में प्रावधान करना, ऐसा देश को करना चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। क्या है गांधी जी के विचार? जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं या जो भी अनुसूचित जनजाति के माइनॉरिटीज लोग हैं, उनके बारे में सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे जिससे उनके बच्चे और उनके शिक्षा और उनमें जो कमजोर वर्ग हैं उनको क्या हो, वो मुख्य धारा में आ सके और उनकी बढ़ोतरी हो सके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके। चलिए, ये गांधीवादी विचारधारा है।
47 क्या कहता है, ये भी गांधी जी का, ये 47 क्या है, समाजवादी है। क्यों? क्योंकि पोषाहार की व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति अगर ठीक से खाना खाएगा, न्यूट्रिशन ठीक से मिलेगा, तभी ठीक से सोच सकता है ना। अगर वो ठीक से खाना ही नहीं खाएगा तो दिमाग ठीक से कहाँ से लगा सकता है, वो दिमाग लगाएगा ही नहीं। उस ससुरा को दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। अब देश में आप अब ये देख लीजिए, हमसे ज़्यादा जो खाना में ठीक है ना भूखमरी, वो पाकिस्तान हमसे एक स्टेप ठीक है। हमारा व्यवस्था बड़ा बिगड़ चुका है भूखमरी के कंडीशन में। अगर हमारे देश के बच्चे को खाना ठीक से मिलेगा तो दिमाग भी ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विचार जो है समाजवादी विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ठीक से खाना मिले ताकि वो अपना दिमाग ठीक से चला सके, मानसिक विकास हो सके। चलिए, तो ये पोषाहार हमारे अनुच्छेद 47 कहता है, ऐसा सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। अनुच्छेद 47 में कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़िया करें। कृषि पशुपालन है ना, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए जो गाय जो दूध देने वाली बछड़ा है, इन सब के लिए एक बेहतर व्यवस्था करने के लिए मांग करता है डीपीएसपी। ये कौन सा है? 48 है ना। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अनुच्छेद 48 में पशुपालन और कृषि और दुधारू गाय के लिए एक बेहतर परिवेश या एक अच्छा व्यवस्था बनाने की जिक्र, मतलब प्लान या योजना सरकार ऐसा व्यवस्था करेगी। 49 में 49 में क्या है? 49 में है 49 उदारवादी विचार है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हो गया, 2-2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, या ऐसे बहुत सारे जो हमारे भारत में स्मारक हैं, पुराने जगहों के जो यादगार चीज़ें, स्थल हैं, उनको सुरक्षित रखना, क्योंकि वो हमारे सभ्यता के निशानी, हमारे जो पूर्वज हैं उनके निशानी है, ठीक है। और इसी को कहते हैं अपने पूर्वजों के सामान को संभाल कर रखना। आपको मैं बता देता हूँ, पूरे विश्व में 5000 सभ्यता और 5000 से भी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के दस्तावेज को संभाल कर रखने वाला कोई देश है पूरी दुनिया में, तो वो भारत है। इसलिए ये भारत ऐसा, हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। दोस्तों आइए अब हम 50 में देखते हैं लोक सेवा, यानी कि लोक सेवा जो भी है लोक सेवाओं में जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, उन दोनों का सेपरेशन, उन दोनों का पृथक्करण करने का जो प्रावधान है। देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अगर मिले तो भैया न्याय बढ़िया हो नहीं सकता। कार्यपालिका क्या है? अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब जाके न्यायालय में मिल जाए तो साठगांठ होगी, फिर जनता कहाँ जाएगा। ऐसा प्रावधान है कि लोक सेवाओं में कि इन दोनों का, जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, दोनों का क्या हो, मतलब सेपरेशन बना रहे, पृथक्करण बना रहे। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50। लोक सेवा में जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, दोनों में क्या हो? पृथक्करण हो। 51 क्या है? लास्ट अनुच्छेद है डीपीएसपी का। ये विश्व शांति बनाने के लिए कहता है। हमारे डीपीएसपी में कहता है कि अन्य देशों के साथ हमारा संबंध कैसा हो। 51 अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़िया है, दो देशों के बीच का जो मध्यस्थता है, दो देशों के बीच में जो संबंध है, आर्थिक हो, सामाजिक, राजनयिक संबंध हो, उसको बेहतर बनाने के लिए, है ना। कोई विवाद हो तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए, मतलब लड़ाई नहीं करना है, शांति से कार्य करना है, जिससे कि नुकसान ना यहाँ हो ना आपके देश का हो, ठीक है। तो 51 यही क्या करता है? व्यवस्था करता है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद। चलिए अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप परीक्षा में जाइए और धुआं करके आइए, है ना। एकदम ऐसा रौंद के आ जाइए पेपर को, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए, खूब सुंदर देखिए। डीपीएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद।